हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू एडी टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी पॉलिटी का एक टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। भाई, इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों नहीं है जैसे अमेरिका में है या कहीं दूसरे देशों में है? हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया, इसके पीछे रीजन क्या है, डिबेट क्या हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से हमारी गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखे जा सकते हैं थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, उनका ड्रॉबैक क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, वो सब हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। यूपीएससी में इस तरह के टॉपिक से सीधा एकदम बना बनाया क्वेश्चन आता है। आपको कुछ नहीं करनी है, वीडियो के एंड में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको भी आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हो तो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये बात करता है कि भैया इंडिया की डेमोक्रेसी जब स्टार्टिंग हुई थी, बेसिकली हम लोग 1947 के बारे में बात कर रहे हैं, जब इंडिया के अंदर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया था। मतलब एक असेंबली हम लोगों ने बनाया था जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो उस समय पे ये डिबेट किया गया कि भाई इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या हमारे यहाँ पे अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए या फिर हमारे यहाँ पे ब्रिटेन जैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को लगभग 3 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उन 3 सालों में हमारी जो असेंबली थी वो 167 डेज के लिए बैठी, एक्चुअली में फ्लोर के ऊपर बैठी और बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस किया। इन 167 डेज के अंदर जो ज्यादातर टॉपिक डिस्कस हुआ वो एक्चुअली यही हुआ कि किस तरह की गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जानी चाहिए ताकि लंबे समय तक चल सके। क्योंकि दुनिया भर के जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ना उस समय के, वो यही कहते थे कि यार इंडिया में डेमोक्रेसी चलने वाली है ही नहीं। उनका यह कहना था कि इंडिया एक जियोग्राफिकल यूनिट है, इंडिया एक नेशन है ही नहीं। इंडिया के अंदर तो 50 नेशन अलग अलग हैं। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनके सामने ये समस्या थी कि किस तरह की गवर्नमेंट इंडिया में लाई जाए जिसको हम लोग अडॉप्ट करें और जो लंबे समय तक चल भी सके। क्योंकि देखिए उस समय देश का पार्टीशन भी हो रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे, देश में गरीबी थी, कुछ खास था नहीं हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन क्या था? तो जब ये डिबेट्स वगैरह चल रही थी तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो अम्बेडकर जी थे। तो अम्बेडकर जी ने क्या कहा इसके बारे में? देखिए अम्बेडकर जी ने कहा कि देखिए भाई, हमारे पास ना दो ऑप्शन है जब हम लोग गवर्नमेंट की फॉर्म की बात करते हैं। एक हमारे पास है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा है हमारे पास स्टेबिलिटी। हम अपनी गवर्नमेंट से, मेरे जो फ्यूचर में गवर्नमेंट आएंगी उनसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे, मतलब 5 साल तक चले, या हम लोग चाहते हैं कि वो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो। तो हम एक जिम्मेदारी भरी गवर्नमेंट चाहते हैं या फिर हम लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं? अब इन दोनों के बीच में डिबेट था। तो अंबेडकर जी ने फाइनली यह कहा कि हमें स्टेबल गवर्नमेंट भले ही ना मिले, लेकिन जो भी सरकार बने वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनका यह कहना था कि सरकार आती जाती रहेंगी, डजेंट मैटर, लेकिन जो भी सरकार आएगी भैया वो लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट हो अपनी पॉलिसीज को लेके और अकाउंटेबल भी हो। स्टेबिलिटी से कुछ नहीं होता। स्टेबिलिटी तो चाइना में भी है, स्टेबिलिटी तो कितनी सारी कंट्रीज में है जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, डिक्टेटर्स हैं। तो क्या स्टेबिलिटी होने का मतलब यह है कि वहां पे सुख शांति है, लोग परेशान नहीं है? नहीं नहीं नहीं। लोग तभी सही रह सकते हैं जब आप उनको फ्रीडम दो, और फ्रीडम लोगों को तभी महसूस होती है जब उनकी सरकार जो उन्होंने चुन के भेजी है वो उनके लिए अकाउंटेबल होती है, उनके प्रति अकाउंटेबल होती है। तो उन्होंने क्या कहा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रेफरेंस दिया ओवर स्टेबिलिटी, और इसीलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, जो कि समय में ब्रिटेन में चल रही थी और इंडिया इससे फैमिलियर भी था। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक ये भी रीजन है एक्सेप्ट करने का, इंडिया वाले इससे ठीक ठाक तरीके से फैमिलियर थे, अमेरिकन सिस्टम से हम लोग फैमिलियर नहीं थे। तो एक ये भी रीजन है यहाँ पे। तो अमेरिका में क्या होता है पता है? अमेरिका में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं वो वहां की कांग्रेस के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं। वो एक बार जब 4 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं ना, वो 4 साल से पहले आप उनको हटा नहीं सकते। उनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उनके ही द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो अमेरिका की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करती है। वहां पे लेजिस्लेचर अलग होते हैं और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनमें से ही बहुत सारे एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम चलता है। जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर्स भी हैं, कानून भी बनाते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव भी हैं।
तो हमारे देश में इस तरह की एक ओवरलैपिंग सिस्टम को फॉलो किया गया, जो कि ब्रिटिश मॉडल के ऊपर मोस्टली बेस्ड हुआ करता था। तो जब हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, तो भैया अकाउंटेबिलिटी कैसे मनाएंगे? जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो सरकार पावर में है, वो कैसे जिम्मेदार बनेगी, वो कैसे अकाउंटेबल बनेगी लोगों के लिए? अब देखिए भैया, लोग मतलब मैं हो गए, आप हो गए, जो वोटर हो गए, आम वोटर तो सरकार को अकाउंटेबल नहीं कर सकता। आम वोटर के पास तो 5 साल में 1 साल 5 साल में मौका आता है कि आप जब वोट करते हो, अगर आप किसी सरकार से खुश नहीं तो उसको बदल दो। लेकिन हमारे बिहार पे जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे भेजा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वहां पे भेजा है, वो लोग सरकार को अकाउंटेबल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सरकार से सवाल पूछें और सरकार उनको जवाब देगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है एक तरह से। हाँ, अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो वो सरकार को हटा भी सकते हैं, वो तो खैर एक्सट्रीम केस में होता है, जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह होता है। बट हाँ, सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है जनता के प्रति, और ये कौन इंश्योर करता है? जनता के प्रतिनिधि, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो सकती है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से। देखिए, एक होता है क्वेश्चन आवर, एक होता है जीरो आवर। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो मॉर्निंग में जो सबसे पहला घंटा होता है, सबसे पहला जो आवर होता है, वो क्वेश्चन आवर होता है। इस क्वेश्चन आवर में जो अपोजिशन वाले होते हैं वो मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कि भाई बताइए, आपकी मिनिस्ट्री में ये सब चीज हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कहां हुई, पॉलिसी क्या है, अगर उस मिनिस्ट्री के अंदर कोई इनिशिएटिव लिया गया है तो उसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो मतलब हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। कभी रिटर्न में देते हैं, कभी ओरल में देते हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आवर के जरिए हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है, ताकि जनता को पता चले कि मिनिस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, जनता के सामने वो चीज आए। फिर आता है हमारा जीरो आवर। क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर स्टार्ट होता है। जीरो आवर हमारे रूल बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये हमारी एक इन्वेंशन है। जीरो आवर के अंदर कुछ नहीं होता, जीरो आवर में सिर्फ बहसबाजी होती है। बहसबाजी का मतलब ये है कि यहां पे वो मुद्दे होते हैं जो कि रैंडमली आ सकते हैं, बिना नोटिस दिए। अदरवाइज आपको सवाल पूछना है तो स्पीकर को पहले नोटिस देना पड़ता है, यहां पे कोई नोटिस नहीं देना पड़ता। तो पब्लिक इंटरेस्ट वाले जो भी मुद्दे हैं, आप ये सवाल डायरेक्टली सरकार से पूछ सकते हो, इसमें कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं होता। तो ज्यादातर आपको जो वो बहसबाजी और हो हल्ला नजर आता है पार्लियामेंट के अंदर, वो आपको जीरो आवर के अंदर ही नजर आता है। तो जीरो आवर से भी जो अपोजिशन होती है वो सरकार को अकाउंटेबल बनाती है। ये बड़ा शानदार तरीका है। फिर एक आती है हमारे पास जिसे बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी। थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाता हूं। हमारे पास एक पार्लियामेंट्री कमेटी नाम की चीज होती है भाई, ये एक हमारी इन्वेंशन है। इसका मतलब ये है, देखो, साल में पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, एक हमारा मॉनसून सेशन होता है। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा काम होता है, 3 सेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि जो बिल होते हैं, कानून होते हैं, इनमें ये बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई। इनको बनाने में कहीं कहीं साल लग जाते हैं, 1000-1500 पेज के डॉक्यूमेंट होते हैं। बहुत काम होता है पार्लियामेंट में। इतने बड़े देश की पार्लियामेंट में आप सिर्फ और सिर्फ 5-6 महीने बैठ रहे हो, ये क्या बात हुई? तो पर्दे के पीछे काम रुकना नहीं चाहिए। ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है, ये साल भर चलती है। पार्लियामेंट तो सिर्फ तीन बार बैठती है, लेकिन प्रोसेस साल भर चलती है। तो पर्दे के पीछे वो जो प्रोसेस चलती है, उन्हें पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर गवर्नमेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं और अपोजिशन वाले भी होते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के हो। तो इसमें से इसे पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। तो होता क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी कई तरह की होती है। एक होती है हमारे पास परमानेंट कमेटी, एक होती है हमारे पास टेम्परेरी कमेटी। परमानेंट जो कमेटी होती है, आप उसको जो है स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी कह सकते हैं। ठीक है, ये परमानेंट नेचर की होती है, 12 महीने काम करती हैं। एक होती है जो टेम्परेरी नेचर की होती हैं, जिसे एड होक कमेटी कहते हैं, जो किसी खास पर्पज के लिए बनती है। एनीवेज, तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है क्या करती हैं? ये जैसे मान लो सरकार ने कोई बिल पेश किया, ठीक है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि इस बिल के ऊपर जो है एक अच्छा खासा रिसर्च हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देती है। स्टैंडिंग कमेटी में गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, अपोजिशन वाले भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस बिल के हर क्लोज को, उसके हर प्रोविजन को इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अगर उनको लगता है इसमें कोई कमी है, कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो सारी की सारी रिकमेंडेशन वो सरकार को दे देते हैं।
अब सरकार क्या करती है, उन रिकमेंडेशंस में कुछ को एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ को नहीं भी करती है। बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, अगर स्टैंडिंग कमेटी ने कोई सजेशन दिया है सरकार को, तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर तो बनता है। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी भी बिहाइंड द सीन आपके जो कानून होते हैं, जो बिल होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, उनको इवेल्युएट करता है और सरकार को सजेशन देता है। हालांकि एक इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी है कि स्टैंडिंग कमेटी एक्चुअली काइंड ऑफ पावरलेस है। एक सरकार इनकी बातें कभी मानती तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये अच्छा काम करती हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट वगैरह वो सब कुछ कर सकते हैं। तो कितनी बढ़िया चीज है। स्टैंडिंग कमेटी क्रिएट डिटेल्ड इवेल्युएशन। भाई जैसे आपका मॉनसून सेशन है, 2 महीने लगभग चलता है, तो मॉनसून सेशन के दौरान तो बिल को आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि आप उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, अच्छा काम करेंगी। स्टैंडिंग कमेटी साल भर काम करती है, इसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं उनसे सजेशन लेने के लिए। मान लो हेल्थ के ऊपर कोई बिल है या टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बिल है। अब भाई हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं होते हर फील्ड में कि उनको हर चीज की समझ हो, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे बुला के एनालिसिस करवाया जा सकता है। तो एक ब्रॉड कंसल्टेशन आपके यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि सभी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे होते हैं, तो अच्छा खासा डाइवर्सिटी भी यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर वीकन्स कंटिन्यूटी एंड एक्सपर्टीज। देखिए मैंने आपको बताया कि भाई एक्सपर्टीज यहाँ पे ज्यादा होती नहीं है, तो ये एक इसका थोड़ा सा जो है वो क्रिटिसिज्म होता है, बट एनीवेज काम तो करता है ना कोई कहीं ना कहीं। तो दिक्कत क्या है, पार्लियामेंट के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं भाई, हम लोग 3-3 सेशन में भी बैठ रहे हैं, क्वेश्चन आवर भी है, जीरो आवर भी है, एडजर्नमेंट मोशन भी है, दुनिया भर की चीजें हैं। हम सरकार को जो है वो अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमारी पार्लियामेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? इसका रीजन है फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस। डिसरप्शन बहुत होती है, खासकर क्वेश्चन आवर में। क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर को जवाब नहीं देने देते, क्वेश्चन आवर में ढंग से क्वेश्चंस नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही रैंडम होते हैं। मिनिस्टर उनका गोलमोल जवाब देते हैं, ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। बहुत बार जवाब रिटर्न में देना होता है, लेकिन वो ऐसे ही बोल देते हैं। तो भाई आ ही नहीं रही है प्रोडक्टिविटी। आप देखें 70 जो लोकसभा के अंदर 60% जो है वो प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा में, एंड ओनली 52% इन राज्यसभा। बाकी के टाइम तो लड़ रहे थे या फिर वहां पे अर्जेंटमेंट मोशन चल रहे थे। अर्जेंटमेंट मोशन का मतलब ये होता है कि जो स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो अपने हाउस की प्रोसीडिंग्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 2 दिन, कभी हफ्ता भर, तो वो कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं जब पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा डिसरप्शन होती है, तो बोलते हैं भाई चलो ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं। तो ऐसे आइसोलेटेड मुद्दों पे डिस्कशन होता है क्वेश्चन आवर में, ढंग के मुद्दों पे डिस्कशन नहीं होता। और अभी आपको मैंने बताया जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को सरकार बहुत ही कम मानती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि मानती है ना। मतलब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी तो पावरलेस है, कोई मतलब ही नहीं है, सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो। ऐसा नहीं है भाई, सरकार कभी कभी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन मानती भी है। कुछ एग्जांपल अगर आपके एग्जाम में देने हो उसके लिए, तो यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूं। तो रेलवे कमेटी जो कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट है, इसने एक सजेशन दिया था। पहले क्या होता था, रेलवे से जो भी पैसा रेलवे कमाती थी, अर्न करती थी, उसे वो सरकार को डिविडेंड के तौर पे देना पड़ता था, क्योंकि रेलवे की ओनर सरकार होती है, रेलवे सरकार का वेंचर है भाई, है ना। तो वो सरकार को देना पड़ता था। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेशन दिया कि ये जो प्रॉफिट है, जो डिविडेंड है, वो सरकार को ना दिया जाए, बल्कि ये डिविडेंड रेलवे के द्वारा खुद इंफ्रास्ट्रक्चर पे या सिक्योरिटी पे, उस पे खुद पे खर्च किया जाए। सरकार ने इस बात को माना और सरकार ने कहा कि हम लोग जो है डिविडेंड नहीं लेंगे। ये सरकार ने क्यों माना? क्योंकि कमेटी ने सजेशन दिया था और सरकार को अच्छा लगा, सरकार ने मान लिया। ऐसा ही है, ट्रांसपोर्ट कमेटी ने भी सजेशन दिया था, वो भी सरकार ने माना है। एनएचएआई का भी सजेशन सरकार ने माना है। पहले क्या होता था हमारे देश में, जब हाईवेज वगैरह बनते थे, हाईवे बनना चालू हो जाता था, लेकिन लैंड एक्वायर सरकार करती नहीं थी। अब एक हाईवे जो 6 महीने में बनना था, 1 साल में बनना था, उसको बनने में 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि सरकार ने लैंड एक्वायर किया नहीं, कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले होते थे, प्रोजेक्ट से पे बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था। तो जब स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा कि भाई अब जब सरकार 80% लैंड अक्वायर कर ले और मोस्टली क्लियरेंस आपको मिल जाए, भैया तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। सरकार ने कहा ये तो बात बहुत बढ़िया है, कमेटी की सरकार बात जो है सरकार ने मान लिया। अब जो प्रोजेक्ट देश में चलते हैं वो तब चलते हैं
जब 80% लैंड अक्वायर हो चुकी हो और क्लियरेंस मिल चुका हो। इसीलिए आप देखोगे ये जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाते हैं आजकल। हमारी पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ मिला, बहुत सारे केस हुए, टेंडर वगैरह वो सब हुआ, तो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो करप्शन हुआ वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही जो है वो सामने लेके आई थी। तो 2010 में जो कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था, ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। अब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमने बना रखी हैं, कमेटी बना रखी हैं, सेशंस बना रखे हैं, फिर भी दिक्कत कहाँ आ रही है? आपने ये चीज जनरली सुनी होगी कि हमारे देश में अच्छे कानूनों की कमी नहीं है, कमी है इंप्लीमेंटेशन में। कानून तो देश में ऐसे ऐसे पड़े हैं भाई, अगर लागू हो जाए तो भाई इंडिया में कल ही सतयुग आ जाएगा, कल ही राम राज्य आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। हम कानून तो बना देते हैं, पार्लियामेंट में पास भी करवा देते हैं, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो जाते हैं, लेकिन कानून बनने के बाद क्या हो रहा है उसका रिव्यू नहीं करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो फॉलो अप ले ले। भाई 3 साल पहले कोई कानून बना था, आज उस कानून के इंप्लीमेंटेशन से क्या क्या फर्क आया है समाज में, ये हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। जबकि यूके में ऐसा है, यूनाइटेड ब्रिटेन में ऐसा होता है, वहां पे 3 से 5 साल के अंदर जो कानून पास होता है तो उसका रिव्यू लिया जाता है। उन्होंने प्रॉपरली डिपार्टमेंटल कमिटीज बना रखी हैं जो रिव्यू करती हैं कि इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कहां हुआ, कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस पर कुछ सजेशंस देती है इंप्रूवमेंट करने के लिए। इंडिया में यह है नहीं, कानून बन जाता है, इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ हमारे पास कुछ खास ऐसा है नहीं। तो अगर कानून बनने के बाद उसमें कुछ करेक्शन करनी पड़ती है तो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है करेक्शन करने का। ये दिक्कत हमारे यहाँ पे है। तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई? एक तो सीधी सी बात यह है कि देश इतना बड़ा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एमएलए वगैरह, कितनी चीजें हमारे देश में जो अलग अलग रीजन से आती हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आती हैं। तो पहली बात तो ये जो कमिटीज की रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं वो आप लोकल रीजनल लैंग्वेज के अंदर उसको लेके आइए, उसको ग्राफ के द्वारा, इमेजेस के द्वारा, इन्फोग्राफिक्स के द्वारा ईजी भाषा में समझाइए। और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं, लोगों के सामने भी उसको लेके आइए, क्योंकि डेमोक्रेसी मींस ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो जनता को भी पता चलना चाहिए क्या चल रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट ना हजारों पेज के होते हैं, बहुत बार हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी समझ में नहीं आते, आम जनता को तो क्या ही समझ में आएंगे। तो इजी लैंग्वेज में समझाएं, ग्राफ्स के द्वारा समझाएं, वीडियोस के द्वारा समझाएं, ताकि सबको समझ में आए, सब लोग उस पर अपनी सजेशन भी दे सकें और वो काम बेटर हो सके। तो एक तो आपको ये करना पड़ेगा भाई। उसके अलावा डिबेट की रिपोर्ट्स ऑन द फ्लोर विद मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्स। जो मेजर मेजर रिपोर्ट्स हमारे यहां पे आती हैं या कमेटी की रिकमेंडेशंस आती हैं, ये सारी की सारी जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस होनी चाहिए और मिनिस्टर साहब इसको डिस्कस करें। आपके मिनिस्ट्री के रिकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स आती हैं देश में एक साल भर में, आप सभी पार्लियामेंट पे डिस्कस करिए, ताकि जनता को भी पता चले कि ये जो रिपोर्ट आई है इसका क्या आउटकम रहा, सरकार ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। ये सब होना चाहिए। और आप टेक्निकल एक्सपर्टीज करिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आज इस मिनिस्ट्री में है, कल दूसरी में है, परसों दूसरी में है, नरसों दूसरी में है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास है नहीं। और ये बिल हजारों हजारों पेज के होते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज होती है इनके अंदर, तो आम आदमी के लिए समझना आसान नहीं है, राइट। इसीलिए जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको स्पेशलाइज ऐसा स्टाफ दिया जाए जो उनको डेटा समझने में उनकी हेल्प करे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जब इतने बड़े डेटा को एनालिसिस करोगे तो आप डेफिनेटली ये बता सकते हो कि बजट के अंदर कहां दिक्कत आ रही है। आप ये बता सकते हो कि भैया जो पॉलिसीज हम लोग बना रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, समाज में जो चीजें बदल रही हैं उसके हिसाब से किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। ये आप तभी बना पाओगे जब आप डेटा पढ़ पाओगे, और आजकल तो डेटा ही सारा कुछ हो रहा है भाई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा कलेक्ट करिए सबसे पहले, तो इससे आप अपने डिसीजन बेटर तरीके से ले सकते हो। भाई अगर हम लोग कोई कानून लेके आ रहे हैं तो उस कानून को बनाने के लिए हम लोग दुनिया भर के कानून के ऊपर स्टडी करते हैं। आप ऐसा मत समझो कि कोई कानून आ गया तो सिर्फ वो 4 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प ली जाती है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता है, उसको फिर मॉडिफाई करके हम लोग अपने समाज के हिसाब से कानून लेके आते हैं। इतने बड़े डेटा को पढ़ना आसान नहीं होता है। अगर आप एआई का यूज करोगे, डेटा एक्सपर्ट्स का यूज करोगे, तो ये चीजें आप फास्ट कर सकते हो, शार्प तरीके से कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। ये पार्लियामेंट्री चेंजेस होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री चेंजेस इस तरह के हमने नहीं किए हैं, किए हैं। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई हैं, वो हम लोगों ने इसलिए बनाई थी क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत बर्डन हो जाता है।
तो समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी को लेके आइए, टेक्नोलॉजी को लेके आइए। तो ये सब हम लोग चीजें कर सकते हैं। तो ये यही था आज की वीडियो में। बेसिकली आज का जो एडिटोरियल है उसके अंदर यही चीजें मेंशन की गई थी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या बेनिफिट है, हम लोगों ने क्यों इसको एक्सेप्ट किया है, वहां पे दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज का बेनिफिट हमें क्या क्या होता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो एक डिसेंट सा मेंस के लिए क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। Evaluate the role of parliamentary oversight in upholding democratic governance in India. What are the key obstacles to effective legislative scrutiny, and what measures can be taken to enhance accountability within पार्लियामेंट। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको 250 वर्ड्स में जो है आराम से लिख सकते हो। और देखिए मैंने आपको एक अप्रोच पेपर दिया हुआ है, आप उस अप्रोच पेपर को भी जो है रेफर कर सकते हो फॉर द आंसर। ये टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी विद सितेंद्र, आप इस पे जाके ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक अप्रोच पेपर देता हूँ और एक थोड़ा कंटेंट आपको इस तरह से मिल जाता है। जैसे लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया था जो कि डिजिटल इन्फ्लुएंस के बारे में था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला, हाउ डज डिजिटल इन्फ्लुएंस इंपैक्ट पब्लिक ओपिनियन होगा, ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। और इसका एक अप्रोच पेपर, आई वुड नॉट से कि ये मॉडल आंसर है, लेकिन एक अप्रोच पेपर है जो मैंने यहाँ पे इस तरह से डिस्कस किया है। आराम से 300 वर्ड्स में ही दिया हुआ है, कि ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया है क्योंकि ऊपर अच्छा खासा कंटेंट दिया हुआ है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। और अगर आपकी थोड़ा वैल्यू एडिशन आपके इस वीडियो से हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नया एडिटोरियल एनालिसिस लेके आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।